Assalamu alaikum. I am Ma'am Bushra, English teacher in Asra Islamic School and College. Today our topic of grammar is passive voice of present indefinite tense. Present indefinite tense, passive voice. First of all, I shall tell you that for doing passive voice, the most important thing is that you have to choose the सेंटेंस टू विच टाइप ऑफ द टेंस इट बिलोंग्स। आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि जो गिवन सेंटेंस है वो किस टेंस से बिलोंग करता है। तो सो द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस आपको दिया गया है आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, उसकी पहचान करनी है सबसे पहले। तो सो द गिवन सेंटेंस विल बी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट इफ जो आपका गिवन सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा इफ फर्स्ट फॉर्म इज इमीडिएटली आफ्टर सब्जेक्ट। अगर फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के फौरन बाद आएगी और डू और डज आर प्रेजेंट इन द सेंटेंस। सो टू कैटेगरीज आर देयर। इफ फर्स्ट फॉर्म इज immediately after the subject and do or does are present, then it means the given sentence belongs to present indefinite tense. When you have choose the sentence, when you have selected that it belongs to present indefinite, the next step is to follow the rules of the passive voice. Now I shall tell you the rules of present indefinite passive voice. So सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रूल्स बताऊंगी। और पहला रूल है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। इट मींस फर्स्ट रूल इज, पहला रूल है कि वर्ब की तीसरी फॉर्म को, थर्ड फॉर्म को, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, वो फॉर्म यूज होती है। आपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी किस्म के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। So secondly, subject is replaced by the object and object is replaced by the subject. You know, in a sentence, the doing person is called subject, on which work is done, it is object. किसी दिए गए जुमले में जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है और जिसके ऊपर काम किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जब हम गिवन सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। लेकिन इसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो द रूल्स आर, व्हेन सब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट इट इज चेंज इनटू रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो ये रिस्पेक्टिव प्रोनाउन के केस में चेंज हो जाएगा और वो केस होगा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। लाइक इफ आई इज द सब्जेक्ट और इसने ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाना है तो इट विल चेंज इनटू मी। तो मी इज द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ आई। सिमिलरली शी विल गो टू द ऑब्जेक्टिव प्लेस, इट विल चेंज इनटू हर, ही विल चेंज इनटू हिज, दे विल चेंज इनटू देम, you will remain as such. And the next point is, if object is replaced by the subject, it is changed into respective subjective case. अगर object subject की place पे आता है तो ये respective subjective case of pronoun में change हो जाएगा। Like अगर me ने subject की place पे आना है तो ये अपने respective pronoun के case subjective case I में change हो जाएगा। अगर हर ने सब्जेक्ट की प्लेस पे आना है तो ये शी में चेंज हो जाएगा। अगर हिम ने सब्जेक्ट प्लेस पे आना है तो ये ही में चेंज हो जाएगा। देम ने सब्जेक्ट प्लेस पे आना है तो ये दे में चेंज हो जाएगा। यू ही रहेगा एंड सो ऑन। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट रूल इज एम आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट वी यूज इज एम आर एज हेल्पिंग वर्ब। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इज एम आर को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। नाउ कम टूवर्ड्स द फॉर्मूला। द फर्स्ट वन फॉर्मूला इज फॉर पॉजिटिव सेंटेंस। फर्स्ट we shall write new subject, then helping verb, then third form of the verb, then by, and then new object. For a negative sentence, first of all we will write new subject, helping verb, not, third form of the verb by, and then new object. For interrogative sentence, first of all we will write helping verb, then new subject, third form of the verb by, and then new object.
I shall explain these formulas by example. The first and foremost example is she eats mangoes. This sentence is of activize. Activize का sentence है she eats mangoes. वो आम खाती है. Now we have to change it into passivize. As we can say, first form of verb is immediately after the subject. So this sentence belongs to present indefinite. Now I shall change it. In this sentence, she is the subject, mangoes are the object, and eat is the verb. Now this subject has to replace by the object and object has to replace by the subject. गिवन सेंटेंस में शी सब्जेक्ट है, मैंगोज ऑब्जेक्ट हैं. शी ने मैंगोज की प्लेस पे जाना है और मैंगोज ने शी की प्लेस पे आना है. तो सो वी विल चेंज इट लाइक दिस. मैंगोज आर इटन बाय हर. व्हेन शी इज मूव टू द ऑब्जेक्ट प्लेस इट इज चेंज इनटू हर एज आई टोल्ड यू. जब शी ऑब्जेक्ट प्लेस पे गया तो ये अपने रिस्पेक्टिव प्रोनाउन के केस में चेंज हो गया, दैट इज her. Now negative sentence, he does not write a letter. वो एक खत नहीं लिखता है. In this sentence he is subject, a letter is object. Now he has to transfer on the object place and object has to transfer on the subject place. He subject है, इसने ऑब्जेक्ट यानी कि अ लेटर की प्लेस पे जाना है. अ लेटर ऑब्जेक्ट है, इसने सब्जेक्ट यानी ही की प्लेस पे आना है. तो सो हाउ वी विल चेंज इट. अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम. व्हेन ही विल मूव टू द ऑब्जेक्ट प्लेस इट विल चेंज इनटू रिस्पेक्टिव प्रोनाउन केस एंड दैट इज हिम. एंड द लास्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. डू दे प्ले क्रिकेट. क्या वो क्रिकेट खेलते हैं. This is interrogative sentence. We can see that helping verb is in the start of the sentence. Helping verb ये एक सवालिया सेंटेंस है और हम देख सकते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस में सबसे पहले आ रहा है. तो हमने इसकी जो इंट्रोगेटिव पैटर्न है इसको चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसे एक्टिवाइज से पैसिवाइज में चेंज करना है. इसलिए हम इस डू को रिप्लेस कर देंगे इज एम आर में से किसी भी हेल्पिंग वर्ब से अकॉर्डिंग टू आर ऑब्जेक्ट और इन अदर वर्ड्स न्यू सब्जेक्ट. हमारा जो न्यू सब्जेक्ट होगा क्रिकेट, इसके अकॉर्डिंगली हम डू को इज एम आर में से किसी से भी रिप्लेस करेंगे. तो सो क्रिकेट इज अ सिंगुलर टर्म, तो इज विल बी यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब फॉर इट. तो सो इज क्रिकेट प्लेड बाय देम is the passivized form of this sentence. After these instructions, I hope so that you have understood the passivized concept of present indefinite. In the next, I shall tell you more sentences about present indefinite and then you can consider it, understand it in more detail. Thank you.